नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आज के दिन की 4 बड़ी खबरों की। 4 बड़ी खबरों में आपको बता दें कि पहली खबर दिल्ली से है और दिल्ली से जो खबर है वो बैठक से संबंधित है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई महत्वपूर्ण फैसले करेंगे। दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बैठक हुई है। तीसरी खबर घरोंडा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव के कैंपेन का आगाज करेंगे। और चौथी खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां इनेलो की ओर से अभय सिंह चौटाला के चुनाव लड़ने की घोषणा होते ही कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पहले से ज्यादा हॉट सीट बन गई है। तो चारों बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली खबर बीजेपी की बैठक से संबंधित है। दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, जेपी नड्डा से मुलाकात की और तमाम सारे बड़े दिग्गजों से मुलाकात की। वहीं दूसरी खबर भी राजनीति से जुड़ी है, जहां राजनीतिक दलों की बैठक का सिलसिला जो है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार जारी है। तीसरी खबर घरोंडा से है, जहां पर चुनावी शंखनाद जेपी नड्डा करने वाले हैं। चुनाव का बिगुल फूकेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के हैं जेपी नड्डा। घरोंडा में मंगलवार को इनकी रैली होने वाली है। और चौथी खबर अभय चौटाला से जुड़ी हुई है, जो अब इनेलो से कुरुक्षेत्र सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और इस दौरान उन्होंने खुल के कहा है कि बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस का वोट बैंक भी बिगाड़ूंगा मैं। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने दिल्ली के दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कुछ अहम बैठकें करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक होगी, जहां गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में शामिल होंगे। बैठक में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में लोकसभा चुनाव की टिकटों पर मंथन हो सकता है। साथ ही हरियाणा में बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 4 सीटों पर भी चर्चा हो सकती है। तो पहली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली दौरे पर, जहां नवनियुक्त मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी हैं और इस दौरान वो कई अहम और महत्वपूर्ण बैठकों में शिरकत करने वाले हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरविंदर यादव विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे हरविंदर, ये कोर ग्रुप की जो बैठक होने वाली है, एक तरफ सीएम का दौरा दिल्ली में है और कई महत्वपूर्ण बैठकों में वो हिस्सा लेने वाले हैं, तो कब ये कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है, कितनी अहम होने वाली है? क्या 4 चुनाव के जो उम्मीदवार बचे हैं बीजेपी के, उन पर मंथन होगा इसमें? जी बिल्कुल, दिल्ली के मुख्यालय के अंदर करीब 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है और ये कोर जो ग्रुप है उसकी बैठक होगी और यहाँ पर जेपी नड्डा के साथ साथ जो गृह मंत्री हैं वो भी यहाँ पर इस बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ ही हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक में पहुंचेंगे। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जो है हरियाणा से, वो भी इस बैठक में पहुंचने की संभावनाएं हैं, वो लगातार यहाँ पर बनाई जा रही हैं। और इस बैठक में साफ तौर पर ये चीज देखी जा रही है कि हरियाणा के अलावा भी जो बाहर से मुख्यमंत्री हैं, अन्य राज्य के मुख्यमंत्री वो भी इस कोर कमेटी की बैठक में पहुंचने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की जो बातें वो इस मीटिंग में उठाई जाएंगी, क्योंकि हरियाणा के अंदर अभी तक 6 सीटों का जो है वो जो उम्मीदवार है वो घोषित किए जा चुके हैं और दूसरी लिस्ट के अंदर 4 जो बचे हुए नाम है उन्हें आने की जो संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। और इस बैठक का जो आगाज वो 5 बजे यहाँ पर किया जाएगा और बीजेपी मुख्यालय के अंदर ये बैठक 5 बजे होने वाली। जी बिल्कुल हरविंदर, और जिस तरीके से देखा जा रहा है जब से मुख्यमंत्री नए बने हैं तो वो काफी एक्टिव मोड और एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और दूसरी चीज जो है, इस बीच जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी जो नए मुख्यमंत्री, उन दोनों के बीच तालमेल काफी अच्छा देखा जा रहा है। जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं एक जोड़ी उनकी देखी जा रही है, तो इस पर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, इस
चीज को तो पहले दिन से देख सकते हैं। जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उस दिन भी पैर छूकर आशीर्वाद लिया गया था। जो नए मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पैर छुए थे और आशीर्वाद लिया था। तो कहीं ना कहीं ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि बहुत जल्दबाजी में सब कुछ हुआ। पहले गठबंधन टूटने की खबरें आ रही थी, फिर गठबंधन टूटने के बाद सरकार हरियाणा में गिरी, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और वो मंत्रिमंडल का विस्तार भी पूरा नहीं हो सका। कुछ ही मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। उसके बीच में फिर अनिल विज की नाराजगी की खबरें सामने आने लगी। फिर लोकसभा चुनाव की जो तारीखें हैं उनका ऐलान यहां पर कर दिया गया। इन सभी चीजों के बीच में एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं जो मीटिंग बुलाई गई है दिल्ली मुख्यालय के अंदर, उसके अंदर हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी इस मीटिंग में पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात के मायने बिल्कुल स्पष्ट है कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों के दोनों मिलकर हरियाणा की जो चीजें हैं वो उन चीजों को देख रहे हैं। और यहाँ पर जो 4 बची हुई सीटों के जो नाम है उनकी घोषणा के ऊपर जो मंथन है वो मंथन यहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, इस चीज का अंदाजा लगाया जा रहा है कि अन्य राज्य के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में पहुंचेंगे। 5 बजे के करीब का जो समय है वो यहाँ पर निर्धारित किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर ये तमाम चीजें हैं वो सामने आ रही है और 5 बजे जब ये मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद जो चीजें सामने आएंगी वो भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई जाएंगी। जी बिल्कुल हरविंदर, और ये जो तालमेल है ये कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाने में काम जरूर आएगा। और ऐसे में जैसे कि आपने कहा कि अभी थोड़ी देर में ही बैठक हो जाएगी, तो इस बैठक में जो चर्चा होगी या मंथन जो आपने बताया कि बीजेपी के जो बचे हुए 4 उम्मीदवार हैं हरियाणा के लोकसभा सीटों के, तो उन पर अगर मंथन होता है तो क्या लगता है कब तक इन नामों का ऐलान हो सकता है? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये हरियाणा की नहीं, हरियाणा के अलावा अन्य राज्य के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर बुलाए गए। तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां पे भी बीजेपी की टिकट वितरण के अंदर जो बची हुई सीटें हैं उनके ऊपर ये पूरा मंथन है। हम हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में जाहिर सी बात है 4 सीटों के ऊपर अभी जो है उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। और इन चीजों को देखते हुए ये कोर कमेटी की जो मीटिंग है, इस मीटिंग के अंदर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है या पूर्व मुख्यमंत्री है दोनों पहुंचे हैं। तो उन दोनों की सहमति के बाद ही जो फाइनलाइज होगा, जो लिस्ट तैयार होगी, उस लिस्ट के बाद ही जो घोषणा है वो घोषणा यहां पर की जाएगी। क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी इन चीजों पर ध्यान देकर जल्दी से जल्दी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए। क्योंकि कैंपेनिंग का समय बहुत ज्यादा नहीं बचेगा, जिसको लेकर भी जो कोर कमेटी की बैठक वो लगातार यहां पर की जा रही है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस चीज की घोषणा हो कि कौन कौन उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। क्योंकि अभी तक बहुत सारी सीटें जो अन्य पार्टियों ने भी अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए, तो कम से कम बीजेपी इस चीज को मद्देनजर रख रही है और इन चीजों के ऊपर जो मंथन है वो मंथन लगातार जारी। बिल्कुल, और हरियाणा में देखें तो इस चीज में सबसे आगे बीजेपी ही चल रही है। लेकिन एक चीज और, इस दौरे को लेकर के जो मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है, इसको लेकर के एक और खबर सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है। तो इसकी सुगबुगाहट कहां तक पहुंची है, क्या संभावनाएं हैं इसको लेकर के? जी बिल्कुल, सुबह सुबह इस बात की खबर आ रही थी कि पहले इस चीज का कयास लगाया जा रहा था कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो लोकसभा के चुनाव को पूरा करने के बाद यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन सुबह ही इस चीज की खबर हमारे सामने आई कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चाएं यहाँ पर हो सकती है। क्योंकि बिना मंत्रिमंडल के विस्तार के भी सरकार को चलने में काफी सारी जो समस्या है उनका सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अनिल विज का जो मंत्रालय है उनको भी यहाँ पर होल्ड किया गया है, उनको क्या जिम्मेवारी दी जाती है, इस चीज को लेकर भी चर्चा है। क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरह से अनिल विज नहीं पहुंचे, उसके बाद दोबारा से चीजें सामने आई कि चंडीगढ़ के अंदर दोबारा से शपथ ग्रहण की तैयारियां की जा रही है, गाड़ियां वहां पर पहुंची थी, दोबारा से गाड़ियों को वापस भेजा गया। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के अंदर भी कुछ बड़ी चीजें हैं जो चल रही हैं। और कोर कमेटी की बैठक में इस बात की चर्चा का प्रयास लगाया जा रहा है कि इसके ऊपर भी चर्चा की जाए। और करीब 8 जो नए मंत्री हैं उन्हें बनाने की जो बातें वो भी यहाँ पर चल रही है। कहीं ना कहीं दूसरी बात यह भी है कि राव इंद्रजीत की चीजों को भी नजरअंदाज यहाँ पर नहीं किया जा सकता। पूर्व मुख्यमंत्री जो है उनकी बातों को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा। और जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसको लेकर भी लगातार इन चीजों को देखा जा रहा है। क्योंकि सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो, जो आगे की रूपरेखा जो कार्य वो करवाए जा सके। बिल्कुल, रूपरेखा भी स्पष्ट होगी हरविंदर। और एक चीज और स्पष्ट होगी, जो जेजेपी के जो कुछ विधायक वहां पर पहुंचे थे, शपथ ग्रहण में भी पहुंचे थे और यहाँ पर सदन में भी पहुंचे थे, उसको लेकर भी जो सस्पेंस है वो भी इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से ही क्लियर हो पाएगा कि बीजेपी का अगला स्टैंड क्या रहने वाला है। और क्या लगता है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो कुछ ऐसे खास चेहरे हैं जिनको नए मंत्रिमंडल में या फिर इस मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलेगी? जी बिल्कुल, मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि करीब 8 से 8 जो मंत्री हैं वो नए हरियाणा के अंदर जो बनाने हैं उनको लेकर मंथन लगातार जारी है। लेकिन कहीं भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, हरियाणा सरकार इस चीज को भी जरूर देख रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है और वो किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी इस बीच में नहीं चाहते हैं। अगर किसी भी विधायक को अगर मंत्री पद से हटाया जाता है, नए विधायक को मंत्री पद से बैठाया जाता है और इस प्रकार की कोई भी चीजें होती है चुनाव से पहले, तो बीजेपी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।
उसी चीज का मंथन यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। किसी को भी नाराज नहीं किया जाएगा, सभी को तवज्जो दी जाएगी। इस नीति के ऊपर जो बीजेपी वो कार्य कर रही है और इसी नीति को देखते हुए जो ये मंत्रिमंडल के विस्तार की जो खबरें हैं ये लगातार डिले होता जा रहा है। इसका एक बड़ा कारण यही मान के चल रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती लोकसभा चुनाव से पहले। और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी जो बैठक है उस बैठक के बाद चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर बैठक में क्या हुआ। बिल्कुल। और ये जो विचार बीजेपी कर रही है इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि जो इस बार जो बड़ा लक्ष्य रखा है 400 पार का या 370 पार बीजेपी का, तो उसको लेकर के ये सारी चीजें बहुत अहम है, इसलिए बहुत ही सोच समझकर ये फैसला लिया जा रहा है। और दूसरी तरफ हरविंदर, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो विपक्षी दल है या अन्य पार्टियां हरियाणा में है वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर काफी देर कर रही है। मात्र इनेलो एक ऐसी पार्टी है जिसने अभी तक सिर्फ एक सीट पर उम्मीदवार घोषित किया था कुछ दिन पहले, और अब बाकी जो पार्टियां हैं वो क्यों इस चीज में देरदार कर रही है? क्या वजह निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि आप तो फील्ड में लगातार बने रहते हैं। जी बिल्कुल, इस चीज में आप एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझने के लिए सबसे पहले पॉइंट्स को हमें नोट करना होगा कि बीजेपी उन ही लीडर्स पर भरोसा जता रही है जो कि किसी के ऊपर किसी प्रकार का दाग ना हो, किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना रहा हो, उसकी जो छवि हो वो इलाके में अच्छी हो, लोग उसे पसंद करते हो। राव इंद्रजीत की बात करें तो लंबे टाइम से राव इंद्रजीत ने यहाँ पे सांसद भी रहे और दोबारा से तीसरी बार उनके ऊपर विश्वास जताया गया, उन्हें टिकट दी गई। चौधरी धर्मवीर की बात करें, महेंद्रगढ़ भिवानी से उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इन चीजों को देख रही है। रोहतक सीट को होल्ड किया गया है, कुरुक्षेत्र सीट को होल्ड किया गया है, उनके ऊपर चर्चा लगातार की जा रही है। तो यहाँ पर इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी कहीं ना कहीं हर एक एक कदम जो कुक कुक कर यहाँ पर रखती हुई नजर आ रही, क्योंकि वो किसी भी हाल में यह नहीं चाहते कि उन्होंने 10 का जो नारा दिया है उस 10 के नारे को पार लगाने में बीजेपी लगातार यहाँ पर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ एक बड़ी बात जो है, ये एक्टिवनेस जो है अरविंदर बीजेपी की, वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बैठक हुई है। बैठक को लेकर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि पहला मुद्दा आचार संहिता था। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक दलों के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा हुई है। बैठक के दौरान ग्राउंड रूल को स्पष्ट किया गया है। पार्टी से वरिंदर गर्ग हूं, स्टेट का सह कोषाध्यक्ष हूं, तो पार्टी की तरफ से मीटिंग अटेंड करने आया था। जितनी भी मेरी सबकी हमारी क्वेरीज थी, नंबर ऑफ, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, एडवर्टाइजमेंट कैसे इशू होगी, किसी ने गाड़ी का पास लेना है कहां से मिलेगा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। रैली होगी तो रैली की परमिशंस कैसे ग्रांट होंगी, हमने कोई बैनर प्रिंट कराना है, पैम्फलेट प्रिंट कराना है, उसके लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट में गाइडलाइंस है। तो इन सारे विषयों में बड़ी डिटेल पे और बड़े अच्छे वातावरण में बात हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है, बिकॉज राजनीतिक पार्टियों का सहयोग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ही जरूरी है। तो पहला मुद्दा जो डिस्कस हुआ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में था। मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का इंचार्ज हूं लीगल मैटर्स का, और आज मैंने मीटिंग अटेंड की है इलेक्शन ऑफिस में। तो सारे काफ़ी बिंदुओं पे यहाँ पे चर्चा हुई और कुछ क्लैरिफिकेशन हमने कुछ मांगी है, और कुछ इसकी तैयारियों के बारे में कैसे एडवर्टीजमेंट का होगा। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा के और जहां बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसके बारे में इंस्ट्रक्शन जारी की हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी जारी किया है, और सारी इंस्ट्रक्शन जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स के, व्हीकल्स के और स्टार कैंपेनर्स के, कैंडिडेट्स के इलेक्शन एजेंट सभी के बारे में जो इंस्ट्रक्शन जारी की थी उनको ब्रीफ किया। उसके बारे में जो भी क्लैरिफिकेशन किसी पार्टी को लेनी थी वो क्लैरिफिकेशन क्लियर की है इलेक्शन कमीशन ने। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे अधिकारी ने और देश के जो तमाम जो मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल है उन सभी के प्रतिनिधियों के साथ
आज बात की बैठक के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सही तरीके से, पारदर्शिता तरीके से लागू करने को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान जो कुछ पार्टियों के सदस्य थे उनके द्वारा कुछ जो अहम सुझाव भी जो है वो चुनाव आयोग को दिए गए। दरअसल जो सभी ज्यादातर जो पार्टियों के जो सुझाव थे कि चुनाव आयोग में जितने भी काम होते हैं वो ऑनलाइन जो है वो उनकी सुविधा दे, क्योंकि बार बार कार्यालय के चक्कर ना काटे जाए, इस तरीके की व्यवस्था बनाने पर जो है बात की। इसको लेकर जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल हरियाणा है, उन्होंने इसकी जानकारी जो है इसको लेकर जो है वो चुनाव आयोग को सिफारिश भेज दी है और उम्मीद करते हैं कि उनकी कहीं ना कहीं ये जो मांग है वो पूरी हो सकती है। और इसके अलावा अगर बैठक के दौरान सभी राजनीतिक दलों के जितने भी प्रतिनिधि आए थे उनको जो चुनाव आयोग की तरफ से छापे गए विभिन्न कोड ऑफ कंडक्ट और बाकी जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट है, नॉमिनेशन को लेकर, कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर, क्या करना चुनाव के प्रचार के दौरान, क्या विपक्षी पार्टियां कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, क्या सरकार कर सकती है, सरकार क्या नहीं करती, इन सभी की जो विस्तार से जो एक डिटेल्ड कुछ किताबें थी वो जो है वो चुनाव आयोग ने सभी प्रत्याशियों को दिए। और इस दौरान कुछ अन्य सुझाव भी जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी हैं उन्होंने भी चुनाव आयोग को दिए और साथ ही पूरे हरियाणा के अंदर जो रैली स्थल है या पब्लिसिटी या पोस्टर लगाने की जो जगह है उसको लेकर भी सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दे दिए गए हैं। कुछ से जिलों के अंदर रैली स्थल या फिर प्रचार सामग्री लगाने की जगहों का निर्धारण हो चुका है और जिन जिलों में नहीं है उनका काम जो जल्दी हो जाएगा और रैली वगैरह की परमिशन जो है प्राथमिकता के आधार पर जो है वो जो है उनका स्थल उलट किया जाएगा। किसी के साथ भी किसी तरह का पक्षपात जो वो नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, वो भी जैसे कि आपने कहा पक्षपात नहीं किया जाएगा, लेकिन इस बीच हमने कई बार देखा, हम अपने डिबेट्स में भी देखते हैं, वैसे भी देखते हैं, विपक्षी दलों के जो नेता होते हैं वो अक्सर आरोप लगाते हैं सरकार पर, जो पार्टी है, सत्तारूढ़ जो पार्टी है, उन पर ही आरोप लगाया जाता है कि भाई आप कुछ भी करते हैं, आपको तो चुनाव आयोग कुछ नहीं कहता है, लेकिन हम पर हमें नोटिस थमा दिए जाते हैं। इस तरीके के आरोप काफी देखने को मिलते हैं। देखिए, अगर हम इस तरह के आरोपों की बात करें तो हाँ जरूर आरोप लगते हैं और जिन आरोपों में सत्यता होती है उनको लेकर जो है बहुत सारे आदेशों में जो है वो कहीं ना कहीं जो है सत्ताधारी दलों को भी सरकार निर्देश देती है, उनसे भी आचार संहिता जो कड़ाई से जो लागू की जाती है। लेकिन अक्सर विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष का मकसद कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी पैदा करके जो है चुनाव में ज्यादा से ज्यादा माइलेज लेना होता है। लेकिन अगर विपक्षी पार्टी किसी भी तरह की शिकायत जो है चुनाव आयोग को करते हैं तो चुनाव आयोग उस पर अपनी समझ और नियमों के हिसाब से फैसला करता है। कई बार ऐसा होता है कि विपक्षी पार्टियां उस फैसले से जो है सहमत नहीं होती तो वो कहीं ना कहीं पक्षपात का आरोप जरूर लगाते हैं। लेकिन आखिरकार अगर आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हो और उसके बाद अगर कोई भी निर्णायक संस्था है और वो कोई फैसला ले तो आपको कहीं ना कहीं उसको मानना जरूर चाहिए। लेकिन ठीक है, आप लोकतंत्र में मुख्य विपक्षी दल हो, आपका काम सवाल उठाना है तो आप सवाल भी जो है उठा सकते हैं। लेकिन अगर आचार संहिता की बात करें तो इक्का दुक्का बातों को छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो ट्रांसपेरेंसी से काम जरूर होता है। जहां तक वॉयलेशन की बात है तो वॉयलेशन विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी होता है, शिकायतें उनके खिलाफ भी आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी सही बात आपने कही। लेकिन एक चीज यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जब बार बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा जाता है कि अब आचार संहिता लागू हो गई है, तमाम सारे नियमों का ध्यान रखते हुए ही अपना जो काम है इलेक्शन को लेकर से संबंधित वो किया जाए। लेकिन अगर ऐसे केसेस में कोई पार्टी इन चीजों का उल्लंघन करती है तो दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्या एक्शन या फिर क्या कार्रवाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से होती है, उसकी थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए, अगर हम आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के जो है वो कार्रवाई की बात करें तो ज्यादातर मामलों में जो वार्निंग देकर जो है वो कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाता है और उससे ज्यादा अगर ज्यादा ही कुछ गंभीर बात हो जाती है तो कुछ दिन चुनाव प्रचार से उन लोगों को जो है उनके ऊपर रोक लगा देते, 4 से 5 दिन तक की रोक लगा देती। लेकिन इससे ज्यादा अगर कुछ और भी ज्यादा होता है विदिन पेनल कोड के तहत यदि कोई जो ज्यादा मतलब निर्धारित डेंसिटी से ज्यादा का स्पीकर इस्तेमाल करता है, निर्धारित समय से जो अगर आप 5 से ज्यादा गाड़ियों का प्रचार के दौरान इस्तेमाल करता है तो इन सभी के ऊपर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत और आईपीसी के तहत कार्रवाई होती है और इस मामले में जो भी होता है बाद में अदालत करती है। हाँ, एक बात सही है कि राजनीतिक दलों के ऊपर कार्रवाई करने को नाम को लेकर भारत का जो चुनाव आयोग है उसके पास ज्यादा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं उसका जो
जो कार्रवाई करने का जो साइट है या जो अधिकार है वो उसके पास ज्यादा नहीं। किसी भी राजनीतिक दल का मान्यता जो है वो रद्द करने की तरह की या उनके ऊपर सख्त एक्शन लेने की उनके पास जो है कोई पावर नहीं। क्योंकि अगर हम कोड ऑफ कंडक्ट की ही बात करें तो कोड ऑफ कंडक्ट एक गाइडलाइन से, ये किसी तरह का कानून एक संसद में पास दस्तावेज नहीं। ये सिर्फ चुनाव आयोग ने अपने जो है अनुभवों के आधार पर समय समय पर इसमें जो सुधार करते करते जो आज ये के काफी ज्यादा एक लंबी और विस्तृत एक गाइडलाइन जरूर बन गई, लेकिन ये कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन उसके आधार पर चुनाव आयोग के जो अधिकार है वो एक सीमित है। लेकिन फिर भी अगर चुनाव आयोग किसी भी मामले में किसी तरह की कार्रवाई करता है तो एक जनता के बीच में उस पार्टी का नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए, इसके चलते सभी राजनीतिक दल ऐसा आमतौर पर ज्यादा गंभीर जो कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन जो वो नहीं करते। उनको पता है कि उन्होंने किसी तरह का कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन किया तो उसके बाद जो है वो अगर चुनाव आयोग उस पर कोई भी सख्त टिप्पणी कर देता तो जनता के बीच में जाते हैं और वो बात बेवजह जो है वो एक राजनीतिक मुद्दा बन जाती है। खुद जो है विपक्षी पार्टियों को जो है एक या किसी भी बाकी जितने राजनीतिक दल होते हैं उनको एक मुद्दा मिल जाता है, उस मुद्दे को वो भुनाते हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे जो भी हो हमारे देश में जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन के ऊपर लोगों का कहीं ना कहीं आज विश्वास है। तो ऐसे में राजनीतिक पार्टियां ज्यादा गंभीर किस्म के वॉल्यूशन नहीं करते। आमतौर पर कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी आदमी ने किसी मोहल्ले या कस्बे में जाकर रात को नुक्कड़ सभाएं करी, लेकिन टाइम 10:10 तक वो खत्म हो पाया, तो उसके चलते इस तरह के वॉयलेशन जरूर हो जाते हैं। वो 5 गाड़ियां होते हैं लेकिन कुछ कार्यकर्ता होते हैं, कुछ प्रत्याशियों के नजदीकी रिश्तेदार वगैरह होते हैं, वो भी अपनी गाड़ियां लेकर आ जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं वॉयलेशन है। लेकिन ठीक है, अब देखो प्रत्याशी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन सीधे तौर पर प्रत्याशी को माफ भी नहीं किया जा सकता कि अगर उसके रिश्तेदार हैं तो उसको आचार संहिता का जो है वो पालन करना होगा। अगर आपको ध्यान हो तो 2014 के चुनाव से पहले इसी तरह का एक वाकया उत्तर प्रदेश में भी सामने आया था। बिल्कुल आया था ओपी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और घरौंडा से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा चुनावों के कैंपेन का आगाज करेंगे। घरौंडा में आयोजित इस रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल होंगे। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि इस बड़ी रैली के आयोजन के जरिए बीजेपी पूरे प्रदेश में बड़ा मैसेज देने की तैयारी कर रही है, जिसको देखते हुए रैली की तैयारी को लेकर संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा, सचिव अर्चना गुप्ता और विधायक हरविंद्र कल्याण सहित पार्टी पदाधिकारियों ने रैली स्थल का निरीक्षण भी किया है। कल घरौंडा अनाज मंडी में एक भव्य स्वागत समारोह जो कि एक रखा गया था, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जिनको कुछ दिन पूर्व ही पार्टी ने करनाल लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उनका नाम की घोषणा की गई थी। कल का एक कार्यक्रम सम्मान समारोह का स्वागत समारोह उस नाते से रखा गया था। घरौंडा से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर जेपी नड्डा चुनावी आगाज आप घरौंडा से करने वाले हैं। सीएम नायब सिंह सैनी भी इस रैली में शामिल होंगे और साथ ही साथ जो है बीजेपी के लिए चुनाव की अपील लोगों से की जाएगी। जेपी नड्डा यहां से घरौंडा से चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। तैयारियां इसको लेकर के लगातार तेज हो रही हैं और साथ ही साथ इस रैली में अगर बात करें तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल होंगे। और लक्ष्य वर्मा संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। चुनावी शंखनाद लक्ष्य इस बार जो है जेपी नड्डा करने वाले हैं घरौंडा से, तो कितना खास ही रहने वाला है कार्यक्रम और क्या कुछ तैयारियां अभी तक हो चुकी हैं वहां पर? जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, कल करनाल के घरौंडा विधानसभा क्षेत्र के अंदर बीजेपी की महाक रैली रखी गई है, जहां पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व मुख्यमंत्री नायब सैनी कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेंगे। इसी के साथ साथ जो घरौंडा के अंदर रैली है उसके अंदर जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेंगे। इनके साथ साथ आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि जिस तरीके से अब लोकसभा और विधानसभा के चुनावों की तारीखों का बिल्कुल बच चुका है, जिसके चलते ही अभी रैलियों का आयोजन है वो लगातार किया जा रहा है। अब ऐसे में कल जिस तरीके की रैली रखी गई है उसके अंदर तमाम
प्रदेश भर के बड़े नेता भी उपस्थित हो सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है। आज ही घरौंडा विधानसभा के अंदर जो कार्यक्रम स्थल है, वहां पर बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं और घरौंडा से विधायक हरविंदर कल्याण है, वो भी इस कार्यक्रम के अंदर कहीं ना कहीं जो कामकाज है वो देखते हुए नजर आए। तमाम जो वहां के जो अधिकारीगण हैं वो भी इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करते हुए नजर आए। अब जिस तरीके से लगातार जो चुनावी बिगुल है वो बच चुका है, उसके चलते अब अभी भी अलग अलग जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी की बात की जाए, आम आदमी कांग्रेस की बात की जाए, तो तमाम ऐसी पार्टीज है वो अब एक्टिव हो चुकी हैं। अब लोगों के साथ संवाद, जो उनके साथ जुड़ने का जो है प्रयास लगातार करती हुई जरूर नजर आ रही है पार्टियां। अब ऐसे में जिस तरीके से कल का एक कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं खास देखने को बन पा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री की खुद की करनाल विधानसभा है और कहीं ना कहीं इसके चलते कहीं ना कहीं ये हॉट सीट मानी जा रही है। और ऐसे में जिस तरीके से अब जेपी नड्डा है वो पहुंचेंगे, और ऐसे में जानकारी ये भी मिल रही है कि आने वाले समय में और भी जो दिग्गज नेता है केंद्र के, वो भी अलग अलग विधानसभाओं के अंदर जो रैलियां हैं वो करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और लक्ष्य देखा जा रहा है किस तरीके से तैयारियां जो है लगातार राजनीतिक पार्टियां कर ही रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही सभी राजनीतिक दलों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, और अब जहां तक बात है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की, यहां पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता मैदान में अकेले होने के कारण काफी मजबूत नजर आ रहे थे। वहीं इनेलो की ओर से अभय सिंह चौटाला के चुनाव लड़ने की घोषणा होते ही कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पहले से ज्यादा हॉट सीट बन गई है, और अब लोगों को बीजेपी के उम्मीदवार के नाम का काफी इंतजार है। अभय सिंह चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वह 25 मार्च से कुरुक्षेत्र लोकसभा के सभी हलकों में कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका चुनाव उनके कार्यकर्ता मजबूती के साथ लड़ेंगे और ये सीट इनेलो के खाते में डालने का काम करेंगे। मैंने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक की आज फैसला किया है कि 25 तारीख से बैठक शुरू करेंगे, और 25 से ही मैं कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाऊंगा कि वो अपना इलेक्शन का कैंपेन शुरू करें। पहली मीटिंग जो है वो हमने रादौर की रखी है सुबह 10 बजे 25 तारीख को। उसके बाद 12 बजे रखी है लाडवा की, और 3 बजे रखी है शाहबाद की। अगले दिन सुबह 10 बजे आपके कुरुक्षेत्र है, और कुरुक्षेत्र के बाद अगली मीटिंग जो है वो भेवा की है। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।